हेलो फ्रेंड्स, 16 अप्रैल की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं संडे की। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 20 न्यूज आइटम्स है जो हमने पिकअप की है। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है हैक्ड, हाउ $171 मिलियन स्टोलन फ्रॉम यूनियन बैंक वाज रिकवर्ड। तो ये जो इंसिडेंट सामने आया है ये जुलाई 2016 का इंसिडेंट है। तो यहाँ पे $171 मिलियन हैक किए गए थे। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट था। तो यहाँ पे जो ऑफिशियल थे ट्रेजरी डिपार्टमेंट पे, ये स्विफ्ट करके सिस्टम होता है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो स्विफ्ट पेमेंट्स का वो स्टेटमेंट्स चेक कर रहे थे दिन के। तो जो डॉलर अकाउंट के यहाँ पे जो कम्युनिकेशन था, टेलीकम्युनिकेशन, उसमें उनको पता चला कि यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है। $171 मिलियन डेबिट किए गए बैंक से विदाउट ऑथराइजेशन। तो उन्होंने रेड फ्लैग रेस किया और सारे इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई और पता चला कि जो यहाँ से $171 मिलियन गए 5 जगहों पे गए। तो 5 कंट्रीज में पैसा गया था। तो स्विफ्ट एक्शन लिया गया और ये पैसा सारा रिकवर किया गया विद इन 6 डेज। तो ये इंडिया के जो फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है डॉक्टर गुलशन राय, इवन यूबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन मिस्टर अरुण तिवारी, उन्होंने यहाँ पे ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया। तो ये इस बारे में है। तो यहाँ पे हैकिंग भी कैसे हुआ, तो ये माना जाता है कि यहाँ पे एक मालवेयर था जो बैंक ऑफिशियल को ईमेल में भेजा गया और उन्होंने वो गलती से खोल लिया। तो जब वो मालवेयर इंस्टॉल हो गया सिस्टम पे तो ये रॉबरी पॉसिबल हुई। तो ये सामने आ रहा है। इवन ये 5 कंट्रीज से जो एटलीस्ट 5 लोकेशन से यहाँ से जो पैसा वापस लाया गया, तो उनमें से एक कंट्री थी ताइवान। और ताइवान के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। ताइवान इज व्हाट इज कॉल्ड चाइनीज ताइपाई। तो वन चाइना पॉलिसी के अंदर ताइवान चाइना अपना पार्ट मानती है। तो ताइवान के साथ हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखे, हालांकि वहाँ पे इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है। तो इसीलिए वहाँ पे निगोसिएशंस भी डिफिकल्ट है, लेकिन यूएस ऑफिशियल्स के असिस्टेंस से वहां से भी ये पैसा वापस लाया गया। तो वहाँ की जो बैंक्स थी वहां से ये रिवर्स किया गया ट्रांजेक्शन। तो ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये जुलाई 2016 में हुआ था। या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ये मुंबई बेस्ड अकाउंट था। यहाँ से पैसा सारा गया इन सारी जगहों पे। तो ये आप देख सकते हैं, थाईलैंड, कंबोडिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूयॉर्क। तो इस बारे में ये था। तो ऐसा एक सिमिलर इंसिडेंट बांग्लादेश में भी हुआ है, वो भी मेंशन किया गया है। तो ये बांग्लादेश में इससे कम था, ये $81 मिलियन। बांग्लादेश सेंट्रल बैंक से $81 मिलियन फेब 2016 में यहाँ पे भी ऐसा ही हैक हुआ था। तो ये उससे भी बड़ा हैक था जो सामने आया है। फिर अगला न्यूज आइटम है 3 new balsams add to Nilgiri's biodiversity colors। तो ये balsam प्लांट्स जो है इनके 3 न्यू स्पीशीज पाए गए नीलगिरी में। तो ये नीलगिरीज है, यहाँ पे ये मुकुर्थी नेशनल पार्क है। तो मुकुर्थी नेशनल पार्क में नीलगिरीज में हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो टोडा ट्राइब्स रहते हैं। तो ये पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जब हमने किया था तब हमने टोडास को डिस्कस किया था। तो टोडा ट्राइब नीलगिरी से, ये एक फैक्ट आपको याद होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, एमसीक्यूज के लिए। तो यहाँ पे ये मुकुर्थी नेशनल पार्क है, नीलगिरी यहाँ पे आता है। यहाँ पे तो ये नीलगिरी रिजर्व में यहाँ पे 3 न्यू जो बाल्सम स्पीशीज भी डिस्कवर की गई है, उनको नाम जो दिया गया है उनको ये टोडा ट्राइब के जो डीटी है उनके नाम पे नाम दिया गया। तो ये इम्पेशंस क्वाटियाना, तो क्वाटी ये टोडा डीटी का नाम है। इवन दूसरा भी जो नाम है ये टोडा डीटी, नाम याद रखना जरूरी नहीं है, पर एटलीस्ट नीलगिरी टोडाज है। यहाँ पे जो नए स्पीशीज डिस्कवर किए गए उनको कौन से ट्राइब के डीटी के नाम पे रखे गए, तो टोडास के, इतना याद रखना जरूरी है। टोडास का एक क्रूशियल रोल माना जाता है ये मुकुर्थी नेशनल पार्क को मेंटेन करने में भी, यहाँ के इकोसिस्टम को, और इवन इन डिस्कवरी। तो ये एक है न्यूज, आप देख सकते हैं। पेस्टोरल कम्युनिटी है, नीलगिरीज में रहते हैं, ये डेयरी प्रोडक्ट्स में ट्रेडिंग करते हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है महानदी रिवर वाटर डिस्प्यूट बैक इन फोकस। तो ये महानदी रिवर जो है ये छत्तीसगढ़ से फ्लो के उड़ीसा में जाती है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बना रहे, तो डैम्स वगैरह, तो उससे उड़ीसा गवर्नमेंट को कंसर्न है कि उनको फ्लो कम हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने सेंटर को भी लेटर लिखा है लास्ट ईयर। तो उन्होंने कहा है कि इसके लिए ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश की जाए महानदी वाटर शेयरिंग पे। तो ये एक उनका पॉइंट है। इवन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पेटिशन किया है कि ये स्टे ऑर्डर लाए छत्तीसगढ़ की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर। तो अभी भी जब ये न्यूज में आया तो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर
मिस उमा भारती को जब क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने कहा कि हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि अब तो ये मैटर कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ये अगेन इंटर स्टेट रिवर्स के ऊपर काफी सारी न्यूज आती है और ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे भी जब एक पेयर्स आता है या मैच आता है तो आपको पता होना चाहिए महानदी वाटर डिस्प्यूट उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में। फिर अगला न्यूज आइटम है तेलंगाना कैबिनेट क्लियर्स 12% कोटा फॉर मुस्लिम्स। तो मुस्लिम्स के लिए तेलंगाना यहाँ पे गवर्नमेंट ने कोटा रखा था, तो ये इनको 5% कोटा था एज सच इन द बैकवर्ड क्लास स्टेटस। तो यहाँ पे इनका कोटा 5% से बढ़ा के 12% कर दिया गया है। इवन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो कोटा था वो भी बढ़ा दिया गया, तो 6% था अब 10% किया गया। तो ये जो है 12%, तो तेलंगाना में मुस्लिम पॉपुलेशन 12% है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं 12% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का पॉपुलेशन अराउंड 9.08% है, पर इनको 10% रिजर्वेशन दिया गया। वो चाहते दो और कम्युनिटीज है, ये जो है लंबाडास और बोया वाल्मीकि, उनको भी एसटी कैटेगरी में वो लाना चाहते, तो बाद में 10% हो जाएगा। तो ये रिजर्वेशन तेलंगाना कैबिनेट ने क्लियर किया। तो ये जो है एक्चुअली ये रिजर्वेशन का इशू सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग भी है, क्योंकि रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड नहीं, तो इसीलिए ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, पर रिजर्वेशन अभी इंक्रीज कर दिया गया। फिर अगला न्यूज आइटम है ट्रेन डीरेल्स नियर रामपुर 13 इंजर्ड। तो ये है मीरठ लखनऊ राज्य रानी एक्सप्रेस। तो ये 8 कोचेस इसके डीरेल हो गए। तो ये उत्तर प्रदेश में इंसिडेंट हुआ। तो यहाँ पे रेल इंसिडेंट्स जो है हम काफी न्यूज में सुन रहे हैं, तो काफी केसेस में यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेट भी कर रही है। तो ये और एक इंसिडेंट अब हुआ है और यहाँ पे भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कह रहे हैं कि यहाँ पे भी साबोटाज एंगल हो सकता है, क्योंकि 3 फुट लंबा यहाँ का रेलवे ट्रैक मिसिंग है। तो ये सामने न्यूज आया। साबोटाज मतलब कि जानबूझ के कोई ये करवा रहा है, इट्स नॉट एन एक्सीडेंट, ये टेरर अटैक है। तो वो टेरर एंगल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इन्वॉल्व है। फिर अगला न्यूज आइटम है ₹2000 करोड़ पुश फॉर वुमेन इंजीनियर्स। तो ये कल की न्यूज का एक्सटेंशन है। एक्चुअली कल हमने डिस्कस किया था कि साइंस डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसके हेड्स ने मिलकर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके प्राइम मिनिस्टर को सबमिट किया है। उन्होंने कहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना जाना चाहिए स्पार्क, जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करे, मैरिंग रिसर्च विथ इंडस्ट्री, तो वो सजेस्ट कर रहे थे। तो ये उसी के बारे में ये न्यूज थी, स्पार्क सस्टेनेबल प्रोग्रेस थ्रू एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च एंड नॉलेज। तो ये जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी, यहाँ पे यही टारगेट भी ये बनाया गया था इस रिपोर्ट में कि इंडिया टॉप 3 कंट्रीज में होनी चाहिए इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय 2030, और एटलीस्ट 10% ऑफ द टॉप 100 लीडर्स जो है साइंटिफिक फील्ड्स में वो इंडियंस होने चाहिए। तो इसके लिए एक रोड मैप प्रिपेयर करके रिपोर्ट सबमिट की गई। तो ये वही रिपोर्ट के पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, तो अब उसके बारे में और डिटेल्स आ रही है। तो ये रिपोर्ट है विज्ञान 2030, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज द पाइवट फॉर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सारे सेक्रेटरीज जो है साइंस डिपार्टमेंट्स के, उन्होंने मिलके ये सबमिट किया है प्राइम मिनिस्टर को। तो इसके अंदर जो सजेशंस है, तो वुमेन ओरिएंटेड भी जो सजेशंस है उसके लिए यहाँ स्टेप्स लिए गए। 2000 करोड़ का ये इनिशिएटिव लिया गया है ताकि गर्ल्स और वुमेन को एनकरेज किया जा सके साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में आने के लिए। तो ये इनिशिएटिव को नाम दिया गया विज्ञान ज्योति। तो ये पायलट प्रोजेक्ट है फिलहाल, तो 1 लाख गर्ल्स वुमेन यहाँ पे इन्वॉल्व होंगी। तो गर्ल्स को यहाँ पे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को स्कॉलरशिप्स दी जाएगी, तो रिसर्च में इंटरेस्टेड है उनको ये कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी पोजीशन भी दिया जाएगा 5 साल के लिए यूनिवर्सिटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में। तो ये विज्ञान ज्योति इनिशिएटिव अब लॉन्च किया गया है। तो वही है, ये कहते हैं कि साइंस में इंजीनियरिंग में एनरोलमेंट में इन एजुकेशन वुमेन पार्टिसिपेशन है 33% है, लेकिन 35% है, लेकिन इन वर्कफोर्स साइंस एंड इंजीनियरिंग वर्कफोर्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन सिर्फ 12% है। तो यहाँ इसको धीरे धीरे बढ़ाने के लिए स्टेप्स लिए जाए। फिर अगला न्यूज आइटम है शियास प्ली टू बोर्ड ऑन ट्रिपल तलाक। तो ये शिया कम्युनिटी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अपील किया है कि ट्रिपल तलाक पे वो अपना स्टैंड क्लियर करे, क्योंकि ट्रिपल तलाक अनडिजायरेबल है, हमने पहले भी डिस्कस किया, ये ऑलरेडी लॉ बोर्ड ने कहा है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, लेकिन वो कहते हैं अलाउड है। तो अब शिया कम्युनिटी वही कह रही है कि ट्रिपल तलाक है ये बाद में आया, और जो शरिया लॉज माने जाते हैं, तो जो प्रोफेट मोहम्मद के टाइम पे थे
वो एप्लीकेबल होनी चाहिए। तो तब तो कोई ट्रिपल तलाक का ट्रेडिशन नहीं था कि 3 बार सिर्फ सिंपली तलाक बोल दिया हो जाता है, अलाउड होगा। तो ये इसको इसके अगेंस्ट उनको स्टेप्स लेने चाहिए इन लाइन विथ द एग्जिस्टिंग कंडीशंस सिचुएशंस। यहाँ पे ये स्टेप्स लेने चाहिए। तो वो शरिया लॉ भी अगर आप अपहोल्ड कर रहे हैं तो जो प्रॉफिट के टाइम पे नहीं है उसको अपहोल्ड ना किया जाए और करेक्ट स्टैंड लिया जाए। इसीलिए शरिया कम्युनिटी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अपील कर रही है। फिर अगला न्यूज आइटम है द लो डाउन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो हम जीएसटी हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया, तो इसको हम फिर से कुछ पूरा डिटेल डिस्कस नहीं कर रहे, पर जो एक दो पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो एक ये है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अल्कोहल आर आउट ऑफ जीएसटी नेट। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर स्टेटमेंट कुछ आता है तो कौन से प्रोडक्ट्स भी तो आपको पता होना चाहिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहल। दूसरा है जीएसटी काउंसिल ने रेट स्लैब्स फाइनलाइज किया, तो थोड़े जीरो रेटेड कमोडिटीज है और बाकी जो 4 स्लैब्स है वो है 5%, 12%, 18% और 28%। और जो 28% के स्लैब में थोड़े प्रोडक्ट्स जो है थोड़े उनके ऊपर एडिशनल सेस भी लगेगा। तो सेस यूज किया जाएगा स्टेट्स को कंपेंसेट करने के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अश्योर किया 5 साल तक कंपेंसेट करेंगे, तो ये सेस यूज किया जाएगा उसके लिए। तो एडिशनल सेस जो है वो सिन गुड्स पे, तो जैसे कि लग्जरी कार्स है, टोबैको है, उनके ऊपर ये सेस एप्लीकेबल। वही है जीएसटी नेटवर्क भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जीएसटी नेटवर्क भी टेस्ट हो रहा है और वो पूरे पायलट बेसिस पे हो रहा है और पूरा ओवरऑल अभी लॉन्च किया जाएगा। 1 जुलाई से जीएसटी इंप्लीमेंट करने की एक्सपेक्टेशन है। तो वही है, तो ये जीएसटी के बेनिफिट्स क्या होंगे कि टैक्स कंप्लायंस इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू एडेड टैक्स है। तो एक एक स्टेज पे ये टैक्सेशन उस हिसाब से वैल्यू एडिशन पे होती है। तो इस वजह से पूरा ये लिंक होता है, मतलब कोई भी अगर टैक्स इवेट करने की कोशिश करेगा तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि सारे अकाउंट्स टैली होने चाहिए। तो इसीलिए पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो टैक्स कंप्लायंस काफी बढ़ जाएगा। और दूसरा है कि वन सिंगल टैक्स होगा, अदरवाइज अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह पे स्टेट्स के पास जो पावर्स है तो वो अपना अलग अलग टैक्सेशन कर रखते थे और अलग अलग टाइप के टैक्सेस है। तो अब सारे टैक्सेस सब्ज्यूम होके ये सिंगल जीएसटी रेजिम इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो वो है, तो यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इम्प्रूव होगा। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडियंस यूज ओरिगेमी टू गेट अ क्लोजर लुक एट ब्यूटी। तो ये बेल 2 एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो ये जापान ने लॉन्च किया है। इसके अंदर इंडियन साइंटिस्ट का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल साइड पे। इवन ये जो है सेम एक्सपेरिमेंट है जो सर्न, जो यूरोपियन है ऑर्गेनाइजेशन सर्न का जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट है, जो वही बेसिस पे ये भी है और सर्न में भी इंडिया का पार्टिसिपेशन है। तो यहाँ पे ये जो करेंगे, ये स्टैंडर्ड मॉडल जो है पार्टिकल फिजिक्स का, उसके अंदर सारे डिटेल्स नहीं है, तो उसके जो मिसिंग लिंक्स है डिटेल्स उसको फिल करने के लिए यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ताकि इंफॉर्मेशन और मिले, ताकि स्टैंडर्ड मॉडल के अगेंस्ट भी अगर कुछ जा रहा है तो वो सामने आए। तो इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। तो ये उस बारे में है। ये पॉजिट्रॉन, बोसॉन, मीजॉन ये टर्म्स आते हैं, तो हमने स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स को इलैबोरेटली डिस्कस किया है। तो वो ये वीडियो के एंड पे उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको कंप्लीटली देख सकते हैं। 18 जैन का वीडियो है वो। फिर अगला न्यूज आइटम है 3D प्रिंटेड पैच टू फिक्स हार्ट। तो ये 3D बायो प्रिंटिंग है। तो 3D प्रिंटिंग भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है एक वीडियो में, तो वो उसका लिंक भी दिया जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये 3D प्रिंटिंग में जैसे प्रिंटर्स होते हैं, तो आप पेज डालते हो उसके ऊपर 2D इमेज बन के आती है। 3D प्रिंटर में पूरा 3D मॉडल बन के आता है। तो इसके अंदर कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन साथ में यूज किया जाता है। तो एक एक जो स्लाइस है वो बन के पूरा मर्ज होके पूरा 3D इमेज बनती है। तो इसके अंदर रॉ मटेरियल दिया जाता है, तो वो रॉ मटेरियल कुछ भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे जो है ये 3D बायो प्रिंटिंग में यहाँ पे स्टेम सेल्स डिराइव फ्रॉम एडल्ट ह्यूमन हार्ट सेल्स ये लिए गए थे और इनको यूज करके ये 3D बायो प्रिंट करके एक पैच डेवलप किया गया। तो जो हार्ट टिश्यूज बिगड़ जाते हैं, जो हार्ट अटैक की वजह से वहां स्कार्स आ जाते हैं, तो उनको हील करने में ये यूज किया गया। तो ये जो ह्यूमन हार्ट सेल्स का स्टेम सेल्स थे, ये जैसे ही वो मैट्रिक्स रेडी हुआ न्यूज में आया, वो ग्रो होने लगे और वो बीट भी करने लगे। तो ये 3D बायो प्रिंटिंग किया गया, तो ये एक डेवलपमेंट है। फिर अगला है IISc मेक्स 2 पोटेंट मॉलिक्यूल्स टू फाइट टीबी।
तो ये IISc साइंटिस्ट का ये डिस्कवरी हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है कि बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस काफी बढ़ गया है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों होता है कि बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक्स फंक्शन नहीं करते, तो हमको हायर एंड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जैसे हम ट्यूबरकुलोसिस में भी कई बार देख चुके हैं। तो ये जो है यहाँ पे फिर ड्रग रेजिस्टेंस की वजह से और बेटर ड्रग्स बनाने पड़ते हैं। तो ये IISc साइंटिस्ट ने ये डेवलप किया है 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये जो है इससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स बनाए जा रहे हैं तो वो दे आर ट्राइंग टू किल इट एट सेल्यूलर लेवल। तो ये जो मॉलिक्यूल्स इन्होंने बनाया है ये कोशिश करता है कि जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स पाथवे होता है बैक्टीरिया का उसको वो ब्लॉक कर सके, इनहिबिट कर सके, कि वो ना हो, वो एक्टिवेट ना हो। तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स पाथवे क्या होता है कि जब बैक्टीरिया स्ट्रेस में होता है, होस्टाइल कंडीशन में होता है, जब उनके फेवर में कंडीशन नहीं है तो उस टाइम पे उनके ऊपर ये बायोफिल्म बन जाती है। तो ये बायोफिल्म जो बन जाती है उसकी वजह से बैक्टीरिया प्रोटेक्ट हो जाता है और वो प्रोटेक्शन उनको फिर टॉलरेंस भी दे देता है, एंटीबायोटिक्स भी उन पर फंक्शन नहीं करती। तो ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने 2 मॉलिक्यूल्स डेवलप किए जिससे ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स पाथवे जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो उस वजह से ये बायोफिल्म नहीं बनेगी, और बायोफिल्म नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया वल्नरेबल होगी और वो जो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स भी है वो भी उनपे काम करेगी। तो ये जो है ये 2 मॉलिक्यूल्स इन्होंने डिस्कवर किया साइंटिस्ट ने, तो ये सिंथेसाइज किए गए। तो ये जो है ये ह्यूमन सेल्स के लिए भी टॉक्सिक नहीं है। फिर अगला न्यूज आइटम है व्हाट इज टर्पिन। तो टर्पिन जो ये स्मेल कंपाउंड जो होता है जिसकी वजह से स्मेल आती है, जैसे पाइन फॉरेस्ट में, बेसिल लीफ में, तो ये टर्पिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं प्लांट्स के, रेजिन्स जो होते हैं ट्रीज के, वो ये टर्पिन्स होते हैं। तो ये टर्पिन्स प्लांट्स भी सिक्रिएट करते हैं एंड इवन यहाँ ये फंगाई में भी पाए जाते हैं और थोड़े बैक्टीरिया है उनमें भी ये पाए जाते हैं। तो ये जो एमिट किए जाते हैं, तो ये पहली बार ये रिसर्चर्स ने, नीदरलैंड के रिसर्चर्स ने उन्हें ये बताया कि ये जो टर्पिन्स एमिट किए जा रहे सिक्रेट वो यूज किए जाते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। तो पूरा एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, केमिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क यूजिंग दिस टर्पिन्स लैंग्वेज। तो ये उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि बैक्टीरिया और फंगाई कैसे टर्पिन्स यूज करते कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये उस बारे में, तो ये है नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो एरोमा देते, परफ्यूम्स ऑयल्स में यूज किए जाते हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है आर्कटिक नाउ मोर लाइक द अटलांटिक। तो आर्कटिक ओशन नॉर्थ पोल में, तो ये अब अटलांटिक की तरह हो रहा है। मतलब कि क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे वाटर वार्म हो रहा है, आइस शीट्स थिन हो रही है और समर तो अभी एकदम आइस फ्री हो गया है। तो आर्कटिक भी अटलांटिक जैसे बन रहा है। तो इसको कहते हैं अटलांटिफिकेशन ऑफ द आर्कटिक। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या इम्प्लीकेशन, इम्प्लाई क्या कर रहा है। फिर अगला न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट फॉर इक्वल पे टू पैरामिलिट्री ऑफिसर्स। तो ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है जैसे कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ITBP इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और SSB सशस्त्र सीमा बल। तो ये सारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है इनको अभी यहाँ पे एक ऑर्डर आया था जिसमें इनको ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज कहा गया है। तो ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज किया गया है। तो वो चाहते हैं कि हम जब ग्रुप ए जैसी ड्यूटीज कर रहे हैं तो हमको उनके जैसा पे भी मिलना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो ये डिमांड कर रही है ये पैरामिलिट्री ऑफिसर्स और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पिटीशन किया। तो इसीलिए अब सेंटर को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके ऊपर वो एक्शन ले। तो ये उस बारे में है। फिर अगला न्यूज आइटम है कैनबरा कीन ऑन ज्वाइनिंग नेवल गेम्स। तो ये मलाबार ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जो बे ऑफ बंगाल में होती है। तो इसका 21st एडिशन अब होने वाला है। तो ये 1992 में स्टार्ट की गई थी। ओरिजिनली ये बायोलेटरल एक्सरसाइज थी इंडिया और USA के बीच। तो अब इसको एक्सटेंड किया गया, जापान को भी इंक्लूड किया गया। तो 2015 से ट्राइलेटरल हो गई है। तो अब जापान, इंडिया और US के बीच में हो रही है। मतलब अब 2017 का भी ये एक्सरसाइज होल्ड की जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहती है। तो ये क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज बनाना चाहते हैं। तो USA जापान रेडी है पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ऐड करने को रेडी नहीं है। रीजन ये है कि चाइना इसके ऊपर गुस्सा होता है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि ये उनके अगेंस्ट स्टेप्स लिए जा रहे हैं इस रीजन में। तो यहाँ पे इसीलिए इंडिया रिलक्टेंट है। तो ये पहले भी हो चुका है 2007 में जब मलाबार एक्सरसाइज की गई थी, तब
इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इवन सिंगापुर हैड पार्टिसिपेटेड। तो तब भी चाइना ने काफी शार्प रिस्पॉन्स दिया था इसके ऊपर। तो अब इसीलिए इस साल भी अगर ऑस्ट्रेलिया प्लान कर इंटरेस्ट दिखा रही है, लेकिन इंडिया रिलक्टेंट है। तो अब देखेंगे आगे क्या डेवलपमेंट होता है। तो ये मलाबार एक्सरसाइज है बे ऑफ बंगाल में। फिर अगला न्यूज आइटम है टर्की टू वोट टुडे ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। तो टर्की में आज रेफरेंडम होल्ड किया गया है 15 अप्रैल को एज सच। तो यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए जाएंगे ताकि प्रेसिडेंट के पावर्स इंक्रीज किए जाए। तो प्रेसिडेंट ऑफ टर्की रेसिप तैयप अर्दोगन जो है, उनके अगेंस्ट कूप अटेम्प्ट हुआ था। कूप का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश बाय द मिलिट्री स्पेसिफिकली। तो जो ये आर्म्ड कूप हुआ था, तो इस ये फेल हो गया था, सक्सीड नहीं किया था। पर उसके बाद प्रेसिडेंट ने काफी एक्शंस लिए ताकि ऐसे कूप अटेम्प्ट्स आगे ना हो। तो उन्होंने 1,30,000 लोगों को फायर कर दिया, जिनके भी ऊपर उनको शक था कि इन्वॉल्व थे। तो वो इस कूप के लिए ब्लेम करते हैं फेतुल्ला गुलेन को। फेतुल्ला गुलेन एक मुस्लिम क्लेरिक है जो यूएस में सेल्फ इम्पोज एग्जाइल में यूएस में रहे। और अर्लियर फेतुल्ला गुलेन और मिस्टर अर्दोगन साथ में पॉलिटिकल एलीज थे, उन्होंने साथ में गवर्नमेंट बनाई थी। पर जब डिफरेंसेस आए तो फेतुल्ला गुलेन उन्होंने खुद ही चले गए, वो ये सेल्फ इम्पोज एग्जाइल में यूएस में ही रहते हो। तो अर्दोगन कहते हैं कि जो अभी जुलाई में कूप हुआ 2016 में, वो फेतुल्ला गुलेन की वजह से हुआ। तो उनको ब्लेम किया जा रहा है। और वो जब यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर थे, तब उनके जो फॉलोअर्स थे, उनको जो मानते थे, उन सब के ऊपर अब एक्शन लिया जा रहा है। इवन फेतुल्ला गुलेन जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो वर्क करते हैं, स्कूल्स है, उनके ऊपर भी एक्शंस लेने के लिए बात की गई है। इवन मिस्टर अर्दोगन टर्की से इंडिया को भी रिक्वेस्ट आया कि फेतुल्ला गुलेन से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको बंद करने चाहिए। तो ये डेवलपमेंट है। तो अब इसलिए वो चाहते कि उनको प्रेसिडेंट को पावर्स भी ज्यादा मिले। तो अब देखेंगे इसके ऊपर रेफरेंडम में क्या रिस्पांस आता है। तो टर्की के ऊपर काफी अभी कंसर्न है उनके, क्योंकि सीरियन सिविल वॉर भी चल रहा है, उनके नेबर है। कुर्दिश कुर्दिश मूवमेंट भी काफी स्ट्रांग है, इस्लामिक स्टेट प्रेजेंस भी है। तो उस वजह से टर्की पावरफुल प्रेसिडेंट चाहती है। पर वो प्रेसिडेंट पावरफुल होना उनके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं, और लोग कैसे वोट करते हैं इस रेफरेंडम में, तो ये आगे न्यूज में आएगा, हम देखेंगे। फिर अगला है Asian nations dodge manipulator tag but wary of US trade friction। तो हमने ये भी डिस्कस किया है कि यूएस अब ट्रेड रिलेशन स्टडी कर रही है, उनके ट्रेड इम्बैलेंसेस है, काफी कंट्रीज के साथ उनका डेफिसिट है। मतलब यूएस इंडिया ट्रेड में यूएस से डेफिसिट है, इंडिया का सरप्लस ट्रेड है। तो वो चाहती है कि यहाँ पे क्वेश्चंस रेज किए जाए कि क्यों ये है, उसको स्टडी किया जाए और फिर रिपोर्ट डेवलप की जाए। तो चाइना के साथ तो बहुत वाइड ह्यूज डेफिसिट है यूएस का। तो वो चाइना को इसलिए भी ब्लेम करते हैं कि ये अपना करेंसी मैनिपुलेट करते हैं। तो युआन करेंसी जो है चाइना की, वो चाइना मैनिपुलेट करती है, क्योंकि स्टेट कंट्रोल्ड है। स्टेट डिसाइड करेगा कि एक्सचेंज रेट क्या है। पर डॉलर जो है वो फ्री ट्रेडिंग है, मतलब फ्लोटिंग है, फुल्ली फ्लोटिंग है। तो मार्केट डिटरमाइंड उनका रेट होता है डॉलर का। तो इसीलिए एक्सचेंज रेट जब वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो इसीलिए यूएसए कहती है कि यहाँ पे भी ट्रेड इम्बैलेंस इतना इसीलिए क्योंकि चाइना अपना करेंसी मैनिपुलेट करती है, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करती है। तो ये एलिगेशन काफी टाइम से चाइना पे लगाया जा रहा है। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है यूएस ट्रेजरी रिपोर्ट, उसमें उन्होंने किसी भी कंट्री को मैनिपुलेटर नहीं कहा, करेंसी मैनिपुलेटर, पर वही है कि ट्रेड फ्रिक्शन है उसको हाईलाइट किया गया। तो चाइना, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान, इनको लिस्ट किया गया स्पेशल मॉनिटरिंग ऑफ करेंसी प्रैक्टिसेस के लिए। तो ये न्यूज में फिलहाल। फिर अगला न्यूज आइटम है सेंटर टू प्रमोट यूज ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो ये टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होती है? जनरली हम जो टेक्सटाइल्स यूज करते हैं वो एस्थेटिक पर्पसेस के लिए होते हैं, कि सॉफ्ट होना चाहिए और डिजाइन अच्छी होनी चाहिए, कलर अच्छा होना चाहिए। पर ये जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स होती है वो एस्थेटिक पर्पसेस के लिए नहीं होती, नॉन एस्थेटिक पर्पस मतलब फंक्शनल पर्पस के लिए होती है। तो उनका काम क्या है? तो जैसे एग्जांपल्स है ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस के लिए, फिर मेडिकल टेक्सटाइल्स जो इम्प्लांट्स में यूज किए जाते हैं, अगर जियो टेक्सटाइल्स जो मतलब ज्योग्राफिकली एम्बैंकमेंट्स के लिए वगैरह यूज किए जाते हैं, एग्रो टेक्सटाइल्स जो क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाए, या प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग है, जैसा हीट रेडिएशन प्रोटेक्शन चाहिए फायर फाइटर्स को, बुलेट प्रूफ वेस्ट वगैरह जो होती है। तो ये सारे इनको कहते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो ये टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर है, ये सनराइज सेक्टर माना जाता है। तो सनराइज सेक्टर मतलब न्यू इमर्जिंग सेक्टर। तो ये सेक्टर को अब
इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट करना चाहती है। तो ये जियो टेक्सटाइल्स, एग्रो टेक्सटाइल्स वगैरह जो है इनको प्रमोट किया जाएगा। तो इस बारे में चैलेंजेस इसमें क्या है, मेनली चैलेंजेस है कि कंज्यूमर्स को अवेयरनेस नहीं है, इधर टेक्नोलॉजी और नॉलेज चाहिए इसको डेवलप करने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स इसके बारे में उनको पता होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए वो रेडी होने चाहिए, प्लस रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी भी इम्पोर्टेंट है एंड इनोवेशन भी इम्पोर्टेंट है। फिर यही है वेरियस सेक्टर्स जिसमें ये यूज होते, टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो ये एग्जांपल्स भी दिए गए कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, कार बॉडी कवर्स है, तो ये डायपर्स वगैरह, ये सारा होर्डिंग्स के जो है टर्पॉलिन यूज किया जाता है। तो ये सारे जो है ये टेक्निकल टेक्सटाइल्स। फिर अगला न्यूज आइटम है IRDA आस्क्स इंश्योरर्स टू अपलोड पॉइंट ऑफ सेल पर्सन्स डेटा। तो ये पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन्स होती है जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ सेल पर्सनल अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये IRDA चाहती है कि ये जो अपॉइंट किए गए हैं तो उनका डेटा वो अपलोड किया जाए ताकि ये पता चले कि ये ट्रांजैक्शंस कौन से हो रहे हैं, क्योंकि ये एक फियर होता है कि जो पॉइंट ऑफ सेल पर्सन्स है वो और कोई इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं साथ में। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है मिसयूज, इसके लिए ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो IRDA ऑलरेडी इन्होंने कहा इंश्योरेंस कंपनीज को कि इन हाउस ट्रेनिंग उनको POS पर्सन्स को देना होगा 15 आवर्स के लिए एटलीस्ट, एग्जाम कंडक्ट करके जब कैंडिडेट क्लियर करे तो उनको अपॉइंट कर सकते हैं पॉइंट ऑफ सेल पर्सन्स। तो ये रेगुलेशंस ऑलरेडी IRDA ने दे चुकी है। तो अब वो कह रहे हैं कि ये पूरा डेटा अपलोड भी किया जाए ताकि कोई मिसयूज है वो सामने आ सके। ये न्यूज है। फिर अगला न्यूज आइटम है लास्ट वन, हैकर्स रिलीज फाइल्स इंडिकेटिंग NSA मॉनिटर्ड ग्लोबल बैंक ट्रांसफर्स। तो ये हैकर्स ने कंप्यूटर कोड है जो यूज किया जा सकता है क्रिमिनल से ताकि वो स्विफ्ट सर्वर्स को हैक कर सके। तो ये स्विफ्ट सर्वर्स जो है इनको हैक करके, हमने फर्स्ट न्यूज भी आज वही देखी जो $171 मिलियन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से हैक किए गए, वो ये स्विफ्ट सर्वर्स को ब्रेक इन करके ही हुआ। तो ये स्विफ्ट इंटरबैंक मैसेजिंग सिस्टम को हैक किया गया है और इनका एक्सेस US नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को भी है। वो ये डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स में वो सामने ला रहे कि उनको ऑलरेडी पता है, तो उनको अलाउ किया जाता है मनी फ्लो को मॉनिटर करने के लिए। तो ये न्यूज वो सामने ला रहे हैकर्स। उन्होंने ये कहा है कि इनके ऊपर क्लियरली NSA इंडिकेशन है कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी इनको ओवरसी कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा है और एक रिलीज जो किया है, प्रोग्राम्स जो यूज किए जाते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को अटैक करने के लिए, तो वो भी उन्होंने प्रोग्राम्स रिलीज किया है, थोड़े अभी भी फंक्शनल है, उससे हैकिंग हो सकती है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने भी कहा है कि उनको कोई ऐसी वार्निंग नहीं मिली US गवर्नमेंट से कि कोई पार्ट हैक हो सकता है, तो वो भी वो स्टडी कर रहे हैं। तो ये नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने भी कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है कि ये हैकर्स ग्रुप ने जो बताया है शैडो ब्रोकर्स ने, क्या ये सच है या नहीं, पर ये एक न्यूज सामने आ रही है। स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम जो है ये जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में यहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो ये फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन देती है। तो इंडिया भी इसकी मेंबर बनी 1991 से। तो यहाँ पे 88 इंडियन बैंक्स भी मेंबर्स है। तो ये रिलायबल फास्ट टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी देता है फॉर एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड बिटवीन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इसलिए ये एस्टैब्लिश किया गया था, नॉन फॉर प्रॉफिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है 1973 में जो एस्टैब्लिश की गई थी। तो अब इसके सेंट्रल सर्वर्स हैक किए जा सकते हैं, लेकिन सेंट्रल सर्वर्स हैक नहीं किए जा सकते ऐसे स्विफ्ट कह रहे हैं। स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम कहते हैं कि हमारा मेन सर्वर, मेन नेटवर्क जो है वो किसी को एक्सेसिबल नहीं है, कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस भी नहीं हुआ है। हो सकता है कोई लोकल मैसेजिंग सिस्टम है उसको ब्रीच किया गया हो जिस वजह से ये हुआ है। तो ये उनका स्टैंड। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।